वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन की। क्या होता है रेस्पिरेशन? अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन कई लोग को ब्रीथिंग से बहुत रिसेम्बलेंस लगता है। उनको लगता है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक ही चीज़ है। अगर हम कई लोग से पूछें कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो वो कहते हैं सांस लेना। रेस्पिरेशन अलग चीज़ है, ब्रीथिंग अलग चीज़ है। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। कैसे है ये समझते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो फूड खाए रहते हैं, जो भी फूड हमारे पास आया है उसका ब्रेक डाउन होगा। फूड का क्या होता है? ब्रेक डाउन। फूड को तोड़ा जाता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, इसको तोड़ने का मकसद क्या है? मकसद ये होता है ताकि हम एनर्जी पा लें। एनर्जी हमें बहुत ज़रूरी है और ये एनर्जी आती कैसे है? रेस्पिरेशन से। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि रेस्पिरेशन का मकसद क्या होता है? एनर्जी देना। कैसे? फूड को तोड़ के। अब समझते हैं ये प्रोसेस होता कैसे होगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज का जब टूटना स्टार्ट होगा तो इस ग्लूकोज में 6 कार्बन होंगे। तो ग्लूकोज टूटेगा पाइरुवेट में, या तो हम इसे पाइरुविक एसिड भी कह सकते हैं। और ये पाइरुवेट 2 बनेगा जो कि 3 कार्बन का होगा। 2 पाइरुवेट बनेगा 3 कार्बन का। ये पूरा पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का टूटना, लिसिस मीन्स टूटना, ग्लाइकोलिसिस हो गया। और ये पूरा पार्ट जो होता है वो किसी भी सेल के साइटोसोल में होता है। साइटोसोल मतलब बेटा साइटोप्लाज्म। यानी इतना पार्ट, चाहे कोई रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, हर में इतना पार्ट तो कॉमन होगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। पाइरुवेट 3 स्टेजेस में जा सकता है। पहला स्टेज कि पाइरुवेट को बहुत ऑक्सीजन मिल रहा है। दूसरा स्टेज ऑक्सीजन मिल रहा है लेकिन बहुत ही लेस ऑक्सीजन मिल रहा है। और तीसरा स्टेज जा सकता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी 3 स्टेज से पाइरुवेट आगे बढ़ेगा। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है, थोड़ा ऑक्सीजन हो सकता है और ऑक्सीजन एकदम एब्सेंट भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन होगा तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। इसके टूटने के बाद ये बनेगा, इसके टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और 38 एटीपी की एनर्जी निकल जाएगी। यानी ग्लूकोज टूटेगा पाइरुवेट में, पाइरुवेट टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में, और जो एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में होगी? एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी निकलेगा। अगर ये लेस ऑक्सीजन हो गया तो क्या होने वाला है? तब ऐसे केसेस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और जो एनर्जी मिलेगी वो सिर्फ कितनी रहेगी? 2 एटीपी। यानी एनर्जी का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन बहुत ही कम एनर्जी फॉर्मेशन होगा। तीसरा होगा कि अगर ऑक्सीजन हो ही ना तब क्या होता है? तब इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और इथेनॉल के साथ साथ एनर्जी कितनी बनेगी? 2 एटीपी की। तो ये ग्लूकोज के टूटने के 3 तरीके हो सकते हैं। या तो मैक्सिमम ऑक्सीजन है, बहुत कम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन एब्सेंट है। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो इसे कहते हैं एरोबिक। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऐसे 2 केसेस को हम लोग नाम देते हैं एनारोबिक। ये केस कब होता है? जब हम लोग देखें कि बहुत एक्सरसाइज करने के बाद या बहुत ज़्यादा दौड़ने के बाद मसल्स में क्रैम्प आते हैं, यानी मसल्स में दर्द स्टार्ट होता है। तो ये क्रैम्प क्यों होता है? क्योंकि मेरे पास जितना ग्लूकोज था उसको हम पाइरुवेट में कन्वर्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करके, वाटर कन्वर्ट करके 38 एटीपी की एनर्जी पा चुके हैं। अब हम उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, जितना हमारी नॉर्मल टेंडेंसी थी उससे ज़्यादा। तो तब भी क्या होगा? ये जो खाना होगा यानी पाइरुवेट होगा, ये टूटने की कोशिश करेगा लेकिन ऑक्सीजन की लिमिट तो हमारे अंदर एक
बराबर की है। अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारे अंदर, तो हम लेस ऑक्सीजन में यही काम करने की कोशिश करेंगे, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और वहां पर क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा, हम लोग को सांस भी फूलने लगती है। हम लोग सोचते हैं कि कितना ज्यादा ऑक्सीजन ले लें। जब हम दौड़ते हैं, दौड़ने में जब रुकते हैं तो हम सोचते हैं ना कितना ज्यादा ऑक्सीजन ले लें। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो हम एरोबिक से धीरे से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनारोबिक में। वहां हमारे अंदर क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड बनने लगा, और ये लैक्टिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है मस्कुलर क्रैम्प के लिए। अब आते हैं यहाँ पर हमने देखा कि पायरुवेट एब्सेंस में इथेनॉल, ये तो हम ह्यूमन बीइंग में इसका एग्जांपल ले सकते हैं, और ये वाला भी एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का हो सकता है। लेकिन ये कहां पर होता है, ये ईस्ट के केस में होता है। ईस्ट के केस में ईस्ट जो होता है रेस्पिरेशन करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, व्हाट इज फर्मेंटेशन। Fermentation is a process in which glucose is converted into pyruvate and pyruvate is converted into ethanol in the absence of the oxygen. ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुवेट जो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, इसी को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं, और इन दोनों को हम लोग मिला के क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज से पायरुवेट का जो कन्वर्जन होता है वो साइटोसॉल में होता है, ठीक उसी तरीके से ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट से कन्वर्जन, ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना है, ये कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो एनर्जी बन रही है, वो सारी एनर्जी कहां बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछेगा पायरुवेट का ब्रेकडाउन कहां हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर पूछता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां होता है, तो साइटोसॉल में। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, सर एटीपी क्या होता है। एटीपी का मतलब समझते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहां मैंने लिखा है ट्राइफॉस्फेट। जब हम एनर्जी को यूज कर लेते हैं तो ये कन्वर्ट कर जाता है एडीपी में, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब यहाँ क्या हो गया, डाइफॉस्फेट। तो ये एक एनर्जी करेंसी है जो कि यूटिलाइज की जाती है हमारे द्वारा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये जो एनर्जी है वो क्या है, फॉस्फेट है। यहां से एक फॉस्फेट निकल गया तो ये क्या हो गया, डाइफॉस्फेट। फिर ये एटीपी होगा वो एटीपी में कन्वर्ट होगा, और इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी और हमें एनर्जी मिलती रहेगी।